कहते हैं कि जिद अगर सर चढ़ जाए तो पूरी होकर रहती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहन केडिया। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मिलवाऊंगा आज आपको एक ऐसे शख्सियत से जो प्रोफेशन से न सिर्फ एक एडवोकेट है बल्कि एक बहुत बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जाने माने नाम है। असम के बरपेटा रोड शहर में उनका जन्म हुआ। बरपेटा रोड में ही वो पले बड़े और न केवल इन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई लेकिन अपने फैमिली की आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट भी नहीं रहे। आइए मिलवाता हूं आपको मिस्टर मुकेश चाचान से। नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। और रोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके साथ वार्तालाप करने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। चलिए मुकेश जी, पहले आज शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला सवाल ये कि आपका बचपन कैसा था? I mean, आप बचपन में कैसे थे? शरारती थे, स्टूडियस थे या शांत थे? किस तरह के स्टूडेंट थे आप? किस तरह के बच्चे थे आप? चलिए, आज बचपन को भी याद करने का मौका मिला आपकी कृपा से, तो मैं कहूँगा बचपन मेरा काफी ऑर्डिनरी बच्चों की तरह गुजरा था। काफी शर्मीला था। हमेशा कुछ करने की इच्छा रहती थी लेकिन हमेशा पीछे पीछे भी रहा करता था। कई बार मौका मिला तो कई बार डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन में मैंने पार्ट भी लिया और कई बार पुरस्कार भी जीते। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे पूछे तो कॉलेज लाइफ तक मैं एक शर्मिला किस्म का ही लड़का रहा था, मुझे कहना पड़ेगा वाकई में। और बहुत मिक्सअप करने में मुझे काफी तकलीफ हुआ करती थी। तो ये सब काफी चीजें हैं जो बचपन की है, जो आगे जाकर मैंने कुछ हद तक ओवरकम की। तो अब जैसे आपने जैसा ये कहा कि आप शर्मीले किस्म के थे, तो लेकिन आज आप एक बहुत बड़े फेम है, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, एक बहुत बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आप बहुत बड़े फेम है। तो आपने जैसा कहा कि आप शर्मीले थे, तो आज आपने उसे किस तरह से चेंज कर डाला? पर देखिए, ऐसा हुआ कि दरअसल जिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं उसका नाम मारडिया मंच है। जी जी। तो मारडिया मंच के साथ मेरा संपर्क तकरीबन मैं 15-16 साल की उम्र में था तब से हुआ। और जब से मैं मारडिया मंच के साथ संपर्क में आया, कहीं ना कहीं मारडिया मंच के थ्रू मैं समाज के अन्य लोगों के साथ भी मैंने संपर्क शुरू किया। और ये युवा मंच की ही देन है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की देन है जिसका मैं पार्ट था, जिसके कारण मैं लोगों से घुल मिल गया, लोगों से बात करनी शुरू की और मेरा अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की वृद्धि हुई। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मेरी डेवलपमेंट में। ये आज आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए का नाम उठाया, मैं सच कहूँ मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ। जी जी। तो आज जिस ऑर्गेनाइजेशन है मारवाड़ी वुमेन, सच में बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक लोगों को एक अच्छी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक रिनाउंड फैमिली बिजनेस से बिलोंग करते हैं जी। आपका एक वेल सेटल्ड फैमिली बिजनेस है। उसके अलावा आप उसे छोड़कर अपने प्रोफेशन की तरफ क्यों मुड़ना जरूरी समझा? इसी को कहते हैं चैलेंज। दरअसल क्या है, आज के वाक्य से मैं इस सारी घटना को जोड़ना चाहूंगा। आपने 2-4 दिन पहले मुझे फोन किया और मुझे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मुझे लगा रोहन केडिया दी मोटिवेशनल स्पीकर, बरपेटा में शायद पहले मोटिवेशनल स्पीकर और इतना रिनाउंड स्पीकर, वो मेरा इंटरव्यू लेगा। तो मैंने आपसे एक दिन का समय मांगा सोचने के लिए। और उस एक दिन के समय में मैं ये सोच रहा था मैं आपको ना कर दूं, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे स्पीकर को फेस करना मेरे शायद बस की बात नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने उसे एक चैलेंज के हिसाब से लिया कि चलिए देखते हैं, इसी को भी एक चैलेंज के हिसाब से लेते हैं। और आज देखिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। यही हुआ था मेरे साथ प्रोफेशन चूज करने के मामले में। मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी में मैं था और पढ़ाई के वक्त भी मैं कुछ हद तक बिजनेस से कनेक्टेड भी था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये जो बिजनेस है, ये जो काम कर रहे हैं, उसमें उसके अलावा भी मुझे कुछ करना चाहिए। हालांकि कई बार लोगों से बात होती तो कुछ लोग ये भी कहा करते कि आप इतना एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसको छोड़कर आप जा रहे हैं, काफी चैलेंजिंग होगा और कठिन भी होगा। तो ये जो बात है, ये मेरे मन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ बिजनेस होना क्या हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हो रही है। आप देखिए, मारवाड़ी समाज में इतने अच्छे अच्छे स्टैंड किए हुए लड़के हैं, इतने बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स, सब लास्ट में जाके देखते हैं हम कहीं ना कहीं वो बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो
इसको मैंने चैलेंज के हिसाब से लिया कि चलिए आज हम एक ऐसे क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल अलग है, और अगर उस क्षेत्र में मैं सफल हो पाया तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि तभी मैं कह सकूंगा कि मैं एक सेल्फ मेड मुकेश चाचान बन पाया हूँ। और ये कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस थे मेरे सामने, जो कठिनाइयां थी, उसे ओवरकम करने की जो मेरे अंदर एक चाहत थी, वो कहीं ना कहीं मुझे इस प्रोफेशन की तरफ लेकर आई। मतलब बेसिकली इसका मतलब आपका ये कहने का मतलब कि ये आपका चैलेंज ही था जो आपको बिजनेस से डेविएट करता था। जी 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 जी, एग्जैक्टली आप इसको ऐसे ही समझ सकते थे। कारण बिजनेस अपने लिए कहीं ना कहीं मोनोटोनस सा हो गया था। छोटे से मैं बिजनेस देखते आ रहा था, वही तरीके से चलते आ रहा था। अगर मैं बिजनेस में रहता तो शायद आज आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे बिजनेस में मुझे उस हाइट तक जाने के लिए मुझे बहुत सारी और कुछ ऐसे काम करने पड़ते जो शायद मैं कर पाता नहीं पाता, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही प्रोफेशन में हम आते हैं, क्योंकि ये मारवाड़ीज के लिए एक अलग क्षेत्र है, जैसे ही एक आदमी बिजनेस को छोड़कर प्रोफेशन में चला जाता है, आज के डेट में मैं कहता हूँ मारवाड़ी सोसाइटी उसे हाथों हाथ लेती है, उसे अप्रिशिएट करती है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई हो सके तो हमारे समाज के बच्चे को जितना हो सके अन्य अन्य फील्ड में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो आपने जैसे कहा कि आपको यही चैलेंज एक लेना था, तो एज ए चैलेंज आपने एडवोकेट को ही क्यों चुना? कोई और प्रोफेशन को भी तो आप चूज कर सकते थे। जी 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 जी, ये मैं कहूंगा इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ चांस एंड पैशन। ऐसा नहीं है, मैं टोटल पैशन भी नहीं कहूंगा और मैं टोटल चांस भी नहीं कहूंगा। हुआ ये कि बीकॉम की स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैंने जैसे कहा मेरा मन थोड़ा सा अलग था कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। तो बरपेटा रोड जैसी जगह में मैं ऑप्शन तलाश रहा था, तो मेरे पास एमकॉम थे और कुछ एक ऑप्शन थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं एमकॉम करता हूँ तो 2 साल बाद मुझे फिर से अपनी बिजनेस आना पड़ेगा। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना LLB ज्वाइन किया जाए, कर लेते हैं। 3 साल बाद अगर होगा तो हम प्रैक्टिस में भी जाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने LLB का भी चयन किया। और साथ में एक और बात है, छोटे में मेरी सबसे पसंदीदा पिक्चर रही थी मेरी जंग, अनिल कपूर की। अच्छा। और उस पिक्चर में जो अनिल जी का कपूर था, उससे मैं अनिल कपूर जी का जो कैरेक्टर था उससे मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा करता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैशन जरूर था, साथ में एक चांस भी था। दोनों मिलाकर मैं इस प्रोफेशन में आगे बढ़ गया। आपने जैसे कहा कि पैशन, आपने जो पैशन वर्ड का इस्तेमाल किया, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से पैशन क्या है? देखिए, पैशन ऐसी चीज है जिसको आप करना चाहते हैं, जिसको आप पार करना चाहते हैं। कोई भी अगर ऑब्स्टेकल है उसको पार करना चाहते हैं, कहीं अगर आपको डिफिकल्ट लगता है उसे पार करने की चाहत आपके मन में है, और जब वो आप करते हैं वो है पैशन। नॉर्मल हर चीज हम करते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और इसमें चैलेंजेस भी है, जब वो काम आप करने जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि आप पैशन के साथ आप कुछ कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर पैशन को अगर सही ढंग से किया जाए तो उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत बहुत अति सुंदर बात आपने कही, ये बात मैं आगे लोगों को भी कहा करूंगा। नोट करिएगा दोस्तों, अगर पैशन को सही तरीके से अगर यूज किया जाए, अगर उसकी एक दिशा दी जाए, तो वो श्योरली एक प्रोफेशन बन सकता है आपका, और यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी इन दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने एज ए एडवोकेट अपनी ये जर्नी कब शुरू की? मैंने 2004 के जनवरी में मैं एडवोकेट के हिसाब से मैंने बरपेटा कोर्ट में मैंने ज्वाइनिंग की, और यहीं से मेरी एडवोकेट के हिसाब से जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब तक जो आज आपने जैसा कहा कि 2004 में आपने जब स्टार्ट किया, तो और अब तक आज बहुत लंबा जर्नी हो चुका है, तो ये जर्नी मेरे हिसाब से इजी तो नहीं रही होगी। देखिए, एक बात तो कहनी पड़ेगी और सबको माननी पड़ेगी कि वर्ल्ड में अगर सबसे टफेस्ट अगर कोई प्रोफेशन तो वो एडवोकेट्स का प्रोफेशन है। ये कैसे? मैं एक्सप्लेन करूंगा। एडवोकेट्स का प्रोफेशन इसलिए है, ऐसा नहीं है कि एडवोकेट्स कोई रॉकेट साइंस है या कुछ ऐसा है जिसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि एडवोकेट्स की संख्याएं बहुत ज्यादा है जी। आप हर कहीं जाइए आपको मिलेगा कि एडवोकेट्स भर्ती पड़े हैं,
और उसमें से कुछ ही चंद एडवोकेट्स हैं जो आज साइन कर रहे हैं और जो अपनी एक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ अपनी मेंटेन कर रहे हैं, और बाकी एडवोकेट कहीं ना कहीं अभी भी उनकी उम्र पार हो जाती है लेकिन उनकी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो एडवोकेट वाला प्रोफेशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेशन। कारण यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका टैलेंट ही आपको हमेशा यहाँ पे आपको आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में कंबाइन होती है। टैलेंट होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में आपको कमिटमेंट भी चाहिएगा, और कुछ हद तक हल्का फुल्का मैं कहूंगा थोड़ा सा लक भी आपका साथ देना पड़ेगा। और इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईयर्स। हम लोगों पे एडवोकेट में कहावत है, फर्स्ट 10 years learn and learn, next 10 years learn and earn, and thereafter only earn and earn। तो एक एस्टेब्लिश्ड एक एडवोकेट होने के लिए आपको मिनिमम 20 years चाहिए। और ये चीज जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो हमारे सीनियर्स हम लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया करते हैं कि इफ यू वांट टू बी ए जेन्युइन एडवोकेट, अगर आप जेन्युइन एडवोकेट होना चाहते हैं, आप जेन्युइन एडवोकेट बनना चाहते हैं, देन यू हैव ए पीरियड ऑफ 20 years ahead of you। तो इसलिए मैं कहता हूं ही इज द टफेस्ट प्रोफेशन one can imagine, at least in India। मतलब आपका बोलने ये अगर इस प्रोफेशन में अगर हम सोचता है कि हमको इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है, द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड इज पेशेंस। 100% पेशेंस। आई नीड पेशेंस 100%। इसमें मैं एक और बताना चाहता हूँ, अर्लियर एडवोकेट प्रोफेशन यूज्ड टू बी द प्रोफेशन ऑफ वेरी रिच एंड वेरी एफ्लुएंट फैमिलीज जॉब। क्यों? बिकॉज लोगों को पता था कि इस प्रोफेशन में जो आदमी जाएगा उसे 10-15 साल तक कोई इनकम नहीं मिलेगी, तो वो उस फैमिली से ही आना पड़ेगा जिस फैमिली के पास इतनी कैपेसिटी है कि 10-15 साल तक उसे कोई कुछ न कहे। उसके अगर इनकम नहीं भी आती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया कि एवरीवन इज कमिंग डाउन टू दिस प्रोफेशन, वो एक अलग मैटर है। इसलिए कहते हैं कि इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये वाली बात कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स के प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं लागू होती है। आप देखते हैं डॉक्टर जितना पुराना होगा उतने ही उसके प्रोफेशन अच्छी होगी। स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास लोग जाना नहीं चाहते, धीरे धीरे जैसे टाइम पार होता है वैसे डॉक्टर का प्रोफेशन राइज करता है। सेम इज विद आवर प्रोफेशन। तो अभी जैसे आपने ये कहा कि ये पेशेंस का प्रोफेशन है, तो इस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे सेट किया? देखिए, चैलेंजेस मैंने कहा बहुत आए। मुझे भी नहीं पता था जब मैं इस प्रोफेशन में ज्वाइन करूंगा कि कितना टाइम लगने वाला है। आई थॉट हार्डली 3-4 साल 5 साल 2 साल में तो इनकम आनी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन जब मैं प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो आप विश्वास कीजिए, अराउंड आफ्टर 50 days मेरे को पहले पैसे मिले। आई गॉट 200 rupees आफ्टर 50 days। सो वो एक हिसाब से दैट 200 rupees आज भी मुझे याद है कि आज 40-50 दिन के बाद मेरे को 200 रुपए मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेटबैक भी था और कहीं ना कहीं वो एक उत्साह भी बढ़ा रहा था। तो इस चैलेंज को मैंने इस हिसाब से प्रिपेयर किया कि फिर मैं देख रहा था अपने आसपास में अपने सीनियर्स को देख रहा था, और देखकर मुझे लग रहा था आज वो लोग जो जिंदगी जी रहे हैं कहीं ना कहीं हमसे काफी अच्छी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से अगर हम कंपेयर करें तो उनका जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो रेस्पेक्ट है वो काफी अच्छी है। तो मुझे लगा कि मुझे भी उनकी तरह बनना है। तब मैं कहीं ना कहीं मैंने ये ठान ली मन में कि मुझे इसी प्रोफेशन में रहना था। हालांकि मेरे पास कई बार प्रेशर आया करते थे दोस्तों से या लोगों से कि भैया हो गया, बहुत हो गया, अब छोड़ो, अब अपने व्यापार में आ जाओ, ये बेटर रहेगा। तो जितना बार मेरे ऊपर ये प्रेशर आता उतना ही मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाता, नहीं मेरे को तो करना है। और 2-3 साल पार होने के बाद ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि अब मैं बैक नहीं कर पाऊंगा, और बैक करना मेरे लिए कहीं ना कहीं इस जीवन की एक हार होगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर करते रहता था कि मुझे टिके रहना है। और देखिए, आज टिके रहने का फल कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है। तो ये है, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अगर आप ठान ले तो आप ओवरकम कर सकते हैं। जी, हर एक प्रोफेशन में एक आइडल होता है। आज आपका आइडल कौन है आपके इस प्रोफेशन में? आज अगर आपको पूछूं, कभी कोई आपको पूछा जाए कि आपने किसको देखकर आप इंस्पायर होते थे या किससे आप सीखने की चाह रखते थे, तो वो कौन है ऐसा वो इंसान? स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मेरे दिमाग में अगर एक नाम आता है तो वो राम जेठमलानी जी का। अब क्यों आता है, बहुत जरूरी है जानना।
कि राम जेठमलानी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने प्रोफेशन के एथिक्स के लिए और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया आज तक। आपको मैं बताना चाहता हूँ, राम जेठमलानी इज द मोस्ट हेटेड एडवोकेट एट टाइम्स। कैसे इंदिरा गांधी के किलर का केस वो ले रहे हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर किया उनका केस राम जेठमलानी ले रहे हैं, और वो केस लेने के बाद उनके ऊपर एसल्ट भी होता है, बट वो पीछे नहीं हटते कि मेरे को ये केस लेना है तो मैं लूंगा। आपको बताता हूँ, इसका बहुत बड़ा कारण है। हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में एक बात कही जाती है कि किसी भी आदमी को नो वन शुड बी डिबार्ड फ्रॉम लीगल रेमेडीज, और एडवोकेट्स की ये ड्यूटी है कि अगर किसी को लीगल हेल्प चाहिए और लीगल असिस्टेंस चाहिए देन वी शुड कम फॉरवर्ड। तो इस बड़े बड़े केसेस में क्या होते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द एडवोकेट्स साइड हो जाते हैं फेयरिंग बैकलेस, किंतु ये राम जेठमलानी के साथ नहीं था। ही इज वेरी आउटस्पोकन, वेरी लॉयल टू हिज प्रोफेशन, एंड क्या कहते हैं एकदम साफ दिल के आदमी है, और जो बोलता है मुंह में बोलते हैं, और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो ऐसा एक आदमी मेरा आइडियल है इस प्रोफेशन में। हर एक प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है, ये तो आप जरूर मानते होंगे। जी जी जी। आपने अपने प्रोफेशन में आज आपकी जो क्लाइंट्स है, आज आपका एक क्लाइंट बेस है, आज आपकी एक जो नेटवर्किंग है, आपने इस नेटवर्क को किस तरह से बिल्डअप किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज देखिए, मैं मारवाड़ी बैकग्राउंड से हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी बैकग्राउंड से हूँ, और हठात में एडवोकेट करने बरपेटा पहुंच गया। आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस, और मेरे पास कोई नेटवर्क भी नहीं था। तो मैं वहां बैठकर यही सोचा करता था कि लोगों के पास अगर केस आ रहे हैं, एडवोकेट्स के पास केस आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक नेटवर्क है, उनको लोग जानते हैं, उनका टच है, इसलिए आ रहे हैं। मेरे पास क्यों आएंगे? आई एम अननोन फेस देयर। तो टाइम पार होता गया, ये बात उस समय समझ में नहीं आई। तो टाइम पार होता गया, चलता गया, तो मेरी भी क्या है, मैंने भी स्टार्टिंग के 2-4-5 साल खूब इस तरह से कई किए कि आज इस लाइन को पकड़ा तो उससे सीट टोक में दूसरे लाइन पे चला गया, इस तरह में करता गया। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया, नहीं, इस प्रोफेशन में अगर टिकना है तो एक चीज को पकड़ना और उसको उसी काम को करते रहना है। फिर मैं अपनी एक लाइन चूज करके मैं आगे बढ़ता रहा। तो मेरे को अल्टीमेटली अगर आप मुझे पूछे नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग कुछ भी नहीं, आपको कोई नेटवर्किंग बनाने की दरकार नहीं। बी लॉयल टू योर प्रोफेशन। आपको जो काम मिल रहा है, आपको जो काम दिया गया है, उससे आप करते जाइए और ऑनेस्टली करते जाइए। होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसे देख कौन रहा है। पीपल आर वाचिंग यू। हमेशा याद रखिए, आप अगर कोर्ट जा रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, लोगों की नजर आप पे है, आपको पता नहीं, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं और लोग जज कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई नेटवर्क बिल्डअप करने की दरकार नहीं है, ऑटोमेटिक आपका नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं है। बेसिकली आपका बोलने का मतलब यह है कि जो भी हम प्रोफेशन को चूज करें, उस प्रोफेशन के प्रति हमें लॉयल रहना ही होगा। जी 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 जी। गेटिंग रेडीमेड रिलेशंस are very easy than building up relations. That is true. That is true. That you accept it? True, true. आपने अपने प्रोफेशन को बिल्डअप करने के लिए ऑलमोस्ट 16 साल निकाल दिए। जी जी। और आप एक बहुत अच्छे फैमिली बिजनेस से भी बिलोंग करते हैं। जी। कभी अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते वक्त कभी आपको ऐसा नहीं लगा यार बहुत हेडेक हो चुका है, छोड़ो ये सब प्रोफेशन वगैरह को, बिजनेस में चलते हैं, अब भी अपने आप को भी हम सेट कर लेंगे? कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ? मैंने कहा ना, इनिशियल डेज में ऐसा था, जिस व्यक्ति को 40 से 50 दिन बाद रेगुलर कोर्ट में जाते हुए 200 रुपए मिलते हैं, उसका सबसे पहला थॉट्स ये रहेगा, क्या मैं इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करूं? जी। तो ऐसे थॉट्स मेरे पास एक बार नहीं, मैं आपको कहता हूं अंतिम बार मेरे को याद है कि आज से 7-8 साल पहले भी आए। आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 8 to 9 years इन दिस प्रोफेशन, ये थॉट्स मेरे वापस आया कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं सकूंगा। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो कल मैं कुछ कर पाऊंगा, तो ऐसा थॉट्स आना लाजमी है। फिर मैंने कुछ सीनियर से बात की और उनसे बात की तो उनको लगा कि भैया अभी तो तुम्हारा नाम लोग पहचानने लगे और अभी तुम ट्वीट कर रहे हो, इस प्रोफेशन में स्टे करो, गिव योर 100%। और कुछ सीनियर्स है, जैसे खैरुल इस्लाम सर है मेरे, सैमसंग दास सर हैं, अपने बरपेटा के एडवोकेट हैं, डेविड लेजर सर हैं, तो ऐसे जो लोग हैं
जो सीनियर्स हैं उनकी बदौलत मैंने अपनी प्रैक्टिस को एक्सटेंड किया। और देखिए आज तो अब ये सोचने की बात भी नहीं है। आज बरपेटा रोड कोर्ट के जीते जागते नाम, एक बहुत ही रिनाउंड नाम, हर एक एडवोकेट के जवान पर अगर मुकेश चाचा की अगर बात पूछी जाए तो सच कहूंगे मुकेश चाचा की पूरी हिस्ट्री बता देंगे। जाने माने नाम है आज बरपेटा कोर्ट के। मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आप एक बहुत बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जिसका नाम आपने बताया मारवाड़ी युवा मंच। जी। ये मारवाड़ी युवा मंच क्या है? बहुत बार ये प्रश्न है कि ये मारवाड़ी युवा मंच क्या है। देखिए वैसे तो अगर टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूँ, ये एक एनजीओ है जो लोगों के लिए काम करता है और उसके हम मेंबर हैं। हम ब्रांच खोलते हैं, हमारी 3 स्तरीय अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की और ब्रांच लेवल की। अगर टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में कहने जाऊं तो ये सब है, लेकिन अगर मुझे पूछे, अगर मेरे अंतर से पूछे कि मारवाड़ी मंच क्या, तो मैं कहूंगा मारवाड़ी मंच कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मारवाड़ी मंच एक सोच है, एक आंदोलन है। अब क्या सोचा, क्या आंदोलन, क्यों गठन हुआ मारवाड़ी मंच का, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है। ये उन समय की बात है, 1985 सन की बात है जब युवा मंच का गठन हुआ। उस समय क्या होता था, मारवाड़ी जो सोसाइटी को है आसाम में बड़े हीन भाव से देखा जाता था कि हमें व्यापारी समाज के रूप में देखा जाता रहा, हमें मुनाफाखोर के रूप में देखा जाता रहा, हमें सोशल वर्क के नाम पे हमें कभी कोई पहचान नहीं थी। हालांकि उस समय भी ये बात सही थी कि मारवाड़ी ऐसी एक कम्युनिटी थी जिसने शायद हाईएस्ट चंदा अगर कोई कम्युनिटी देता रहा वो मारवाड़ी सोसाइटी ही देती थी, कोई भी सोशल काम में। और मारवाड़ी ही एक ऐसी सोसाइटी थी जो हाईएस्ट धार्मिक काम किया करती थी, लेकिन क्या उसका रिकॉग्निशन कभी मारवाड़ी सोसाइटी को मिला नहीं। तो इस सोच से मारवाड़ी मंच का गठन हुआ कि हमें कहीं ना कहीं इस जो धारणा युवा मंच के मारवाड़ी समाज के लिए बनी है, इस धारणा को चेंज करना है। और क्यों करना है, उससे फायदा क्या है? देखिए, क्योंकि हम लोगों की इस तरह की एक इमेज थी, उस कारण से क्या होता था कि हम मुनाफाखोर बोल के जाने जाते थे, हमें सोशल वर्क से हमें रिलेटेड नहीं किया जाता था। तो उस कारण से क्या होता रहा, हम लोगों के ऊपर वर्बल एंड अटैक्स भी काफी होने लगे थे, जो लेटर ऑन जाते जाते फिजिकल अटैक्स में भी कन्वर्ट होने लगे थे। तो युवा मंच का उद्देश्य क्या था जब गठन हुआ, इस परिस्थिति में गठन हुआ, तो उसका उद्देश्य यही था, सबसे अपने 5 सूत्र है, उसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था सामाजिक सम्मान एवं आत्मसुरक्षा। अभी सामाजिक सम्मान एवं आत्मसुरक्षा जो उद्देश्य है उसको लेकर मारवाड़ी मंच का गठन हुआ। कैसे होगा, मारवाड़ी मंच क्या करेगा? मारवाड़ी मंच क्या करता कि मारवाड़ी मंच का गठन होने के बाद मारवाड़ी मंच ने धीरे धीरे सोशल एक्टिविटीज शुरू की। कहीं ना कहीं वो सोशल एक्टिविटीज दूसरे समाज के लिए जब हम करते गए तो हमारे युवा मंच के थ्रू मारवाड़ियों को रिकॉग्निशन मिलने लग गया। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग जानने लगे कि जो मारवाड़ी सोसाइटी है वो केवल बिजनेस से ही नहीं, वो सोशल एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व किया गया। और इसका बेनिफिट आज देखिए मारवाड़ी सोसाइटी को मिल रहा है। आज मारवाड़ी सोसाइटी को फट करके कोई केवल मुनाफाखोर बोल के नहीं बोलता है। जी। लोग ये भी मानते हैं, और मैं तो कहूंगा बहुत लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि मारवाड़ी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो सोशल वर्क तो करती है लेकिन चंदा किसी से नहीं लेती। और परोक्ष और अप्रोक्ष रूप में लोग ये मानते हैं कि इस मारवाड़ी सोसाइटी की प्रतिनिधि मारवाड़ी समाज की प्रतिनिधि संस्था मारवाड़ी युवा मंच है, कोई माने न माने। और परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से ये मानिए, ये जो विजन चेंज हुआ है लोगों का युवा मंच के मारवाड़ी समाज के प्रति, इसमें युवा मंच का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये हम माने या ना माने लेकिन ये फैक्ट है। तो ये है युवा मंच। युवा मंच इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दूसरे लोग तो मानते हैं, कहीं ना कहीं अब दरकार है तो रिकॉग्निशन दिलवाने की, अपनी सोसाइटी में रिकॉग्निशन दिलवाने की दरकार है। आपने जैसा कहा कि आप अराउंड 15 to 16 इयर्स के जब थे, अब तब से आप इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। आज की डेट में आप उस मंच के किस पोस्ट पर आप या किसी चीज को आप संभाल रहे हैं, किसी एरिया को, किसी पोस्ट को आप संभाल रहे हैं? जी, वर्तमान में जैसे कहा कि मारवाड़ी मंच का 3 स्तर है, राष्ट्रीय, प्रांतीय और शाखा लेवल। इसके पहले मैं शाखा लेवल से तक काम करता था।
तकरीबन शाखा मतलब ये बरपेटा रोड शाखा से जी जी। मैं तकरीबन 2 साल सचिव रहा, 3 साल अध्यक्ष रहा बरपेटा का। फिर आज से 1.5 साल पहले मैं प्रांतीय स्तर तक पहुंचा। एक मंडल एफ का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आज के डेट में पूर्वोत्तर प्रदेश से मारवाड़ी मंच का। अब ये ऐसा है कि जैसे जो प्रांतीय लेवल है, प्रांतीय लेवल में जितनी भी शाखाएं हैं उनको 7 भागों में भाग कर दिया गया है और 7 मंडलों में भाग किया गया है, ABCDEFG। और मैं मंडल एफ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मतलब जो अध्यक्ष है पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी मंच के, उसके अंडर में 7 मंडलीय उपाध्यक्ष है और हर मंडलीय उपाध्यक्ष को एक मंडल का पूरा दायित्व दिया जाता है। तो मैं मंडल एफ के दायित्व में हूँ और इस मंडल एफ में गुवाहाटी की 2 शाखाएं हैं। यहाँ दरंगा मेला है, गोरेश्वर है, नलवाड़ी है, रंगिया है, बरपेटा रोड है, आपके यहाँ ग्वालपाड़ा है, टूरा है। इन सभी शाखाओं को मिलाकर मंडल एफ है और उसका दायित्व मुझे दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है तो क्या मैं जान सकता हूँ? जी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐसा है कि मेरी जो मूल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये देखना है कि मंडल एफ की जितनी शाखाएं हैं वो अपना काम ढंग से कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर वो एक्टिव हैं कि नहीं है, ये देखना मेरा काम है। मेरा ये काम है कि अगर कहीं पे उनको कोई कठिनाई आ रही है तो मैं उनसे जाकर बात करूं और बात करके उस शाखा को कहीं ना कहीं सक्रिय करने में उनको मदद करूं। ये मूलतः मेरा काम है। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि ऑब्वियसली आप इतने सालों से आप इस पोस्ट पे, इस सोसाइटी के साथ, आप इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जो एनजीओ है मारवाड़ी युवा मंच, ये आपकी लाइफ में आपके लिए क्या चीज पे क्या है? आप आज अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मारवाड़ी युवा मंच, व्हाट रोल डज मारवाड़ी युवा मंच प्लेज इन योर लाइफ, तो आप क्या कहेंगे इसमें? ओपनिंग रिमार्क्स में आपकी स्टार्टिंग में मैंने शायद उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाला था, मैं फर्दर इस पर एलोबरेट करता हूँ। मुकेश चाचा के लिए युवा मंच की क्या वैल्यू है? मैं तो कहता हूँ अगर मारवाड़ी युवा मंच नहीं होती तो शायद मुकेश चाचा नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 16 साल की उम्र से मैं युवा मंच हूँ, हालांकि 16 साल की उम्र में मुझे मेंबरशिप नहीं दी गई। मैं क्या करता था, मेरी कजिन्स थे दीपक चाचा और उनके दोस्त लोग थे, मैं उनके साथ रहा करता था और वो लोग युवा मंच के काफी एक्टिव मेंबर थे। 16 साल की उम्र से मैं उनके साथ रहा करता था और युवा मंच के जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे मैं उसमें जाया करता था। कार्यक्रम ही नहीं, मैं मीटिंगों में भी भाग लिया करता था। और ऐसा करते करते फिर जब उम्र आई तो युवा मंच को ज्वाइन किया और इस तरह में चलता गया। ये जो आप मुकेश चाचा देख रहे हैं आज के डेट में, आप मुकेश चाचा को एज ए स्पीकर भी कई लोग बोलते हैं कि आप अच्छा बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं आप बहुत तार्किक है, बहुत डिबेट कर लेते हैं और कई लोग बोलते हैं आपकी बोली की शैली जो है वो भी काफी अच्छी है। अगर ये कुछ भी है इसमें से तो सब युवा मंच की धूम है। ये सिर्फ युवा मंच ज्वाइन करने के कारण मुझे मिला है। अगर युवा मंच में ज्वाइन नहीं करता ना तो मैं डिबेट कर पाता, न मैं तार्किक हो पाता और न ही मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल पाता और न ही मेरी स्पीच और मेरे शब्द कोश बढ़ते। ये सारी की सारी देन युवा मंच की है। मतलब युवा मंच मीन्स मुकेश चाचा के लिए एवरीथिंग। आज अगर मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट में अगर मैं प्रोफेशन में अगर अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने में मैं सक्षम हूँ तो उसका भी बहुत बड़ा कारण युवा मंच, कारण युवा मंच ने सिखाया मुझे सब। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें एक्टिवली जब आप पार्टिसिपेट करेंगे आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो युवा मंच की ये है अपने जीवन में जगह। तो आज अगर ये कहें कि आज आपके प्रोफेशन में भी अगर जो आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में भी आज युवा मंच का एक बहुत बड़ा देन है। एकदम एकदम एकदम। मैं कहता हूँ ना, आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बचपन में बहुत साई रकम का बच्चा था। तो इस 16 साल की उम्र से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। जब मैं युवा मंच में आया तब मैं लोगों से मिलने जुलने लग गया, मेरी शंकाएं ये सब खुलने लगी। धीरे धीरे जब मैं 20-22 साल 23 साल का हुआ तब मैं स्टेज पर प्रोग्राम्स करने लग गया था। मैं आई वाज वन टाइम, बहुत साल हो गए आजकल नहीं करता हूँ, मैं होस्ट किया करता था, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी होस्ट कर लिया करता था। तो युवा मंच के लिए कर लिया करता था। काफी लोग कहते हैं करो करो कुछ नहीं होगा, तो वैसे कर लिया करता था। तो ये है असल में ऐसा हुआ है मेरे साथ।
आज आप एक इतने अच्छे पोस्ट पर है मारवाड़ी युवा मंच के, आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट भी है। क्या कभी आपको ये नहीं लगा कि आपको बरपेटा से मूव करना चाहिए, आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता, आप ज्यादा लोगों से मिल पाते, आप ज्यादा अपने प्रोफेशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्यादा अच्छा तरीके से डेवलप कर पाते? आपको नहीं लगा कि बरपेटा से मूव करना चाहिए? बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात मैंने अपने सीनियर, मेरे सिविल के सीनियर यहाँ पे सैयद खैरुल इस्लाम सर थे, उनको पूछी थी कि सर आप में जो इतना टैलेंट है, ये टैलेंट कहीं ना कहीं अगर आप गुवाहाटी में रहते तो शायद आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता, आप ज्यादा रिनाउंड होते। उन्होंने एक ही बात मुझे कही, अगर सब आदमी गुवाहाटी चले जाएंगे तो यहाँ कौन देखेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम, अगर हम हर आदमी गुवाहाटी के तरफ पलायन करें तो यहाँ हमें यहाँ के लिए भी सोचना है। अगर मैं यहाँ फिट हो रहा हूँ और यहाँ मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है, मैं बार बार गुवाहाटी का क्यों सोचूं? मुझे तो लगता ही ना, कहीं मैं गुवाहाटी कई बार जाता हूँ, मुझे लगता है लाइफ इन गुवाहाटी के लोगों की लाइफ तो बड़ी टीडियस है। आज यहाँ पे रोज मैं दोस्तों से मिलता हूँ, क्या गुवाहाटी में मैं मिल पाता? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे सक्सेस मिल रहा है, हो सकता है फाइनेंशियली मैं थोड़ा कम बेसी हो, लेकिन फाइनेंस क्या होता है? सक्सेस की परिभाषा क्या है? सक्सेस की परिभाषा तो कुछ भी नहीं है। आप जहां संतुष्ट है, जितने में संतुष्ट है, वहीं आप सक्सेस है। और अभी कहने जाए तो मुकेश अंबानी भी आज तक संतुष्ट नहीं है, वो भी दौड़ रहा है पैसे के पीछे, सक्सेस की तो कोई परिभाषा नहीं है। तो यही कारण है मैंने कभी गुवाहाटी तक जाने की मैंने नहीं सोची। मुझे जब लगा, और खासकर मेरे जब सीनियर ने जब इतनी बड़ी बात कही, उस दिन से मेरे मन में ये आया, नहीं, बात तो उन्होंने जो कही है वो वाकई सोचने वाली है और वाकई अपने दिल में उतारने वाली है। मतलब बरपेटा रोड की मिट्टी आपके दिल में भागी? जी, हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? फेवरेट पास टाइम बोलने जाए तो पिक्चर देखना। क्या आप आज भी अपने किसी छुट्टियों पे फैमिली के साथ मतलब मैं तो कहता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान काम वाम तो था नहीं, कई बार ऐसे हुआ था दिन में 2-2 3-3 पिक्चरें भी देख लिया करता था। मोबाइल खोलता था, प्राइम टाइम खोलता था, हॉटस्टार खोलता था और 3-3 पिक्चरें भी देख लिया करता था। तो मुझे बहुत मजा आता है। कई बार व्यस्तता के कारण नहीं देख पाता कम, किंतु इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया है इस बार मैंने। कभी आप अपने प्रोफेशन को लेके भी बिजी रहते हैं तो आपके ऊपर इतनी बड़ी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप सपोज फॉर एग्जांपल आप सोशल लाइफ में अपने बहुत ज्यादा बिजी हैं और उस वक्त आपके प्रोफेशन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप अपने सोशल काम को भी उसको छोड़ नहीं पा रहे उस सिचुएशन पे। आप उस मोमेंट पे अपने प्रोफेशन को और अपने सोशल वर्क को दोनों किस तरह से बैलेंस करते हैं? देखिए, सिचुएशन ऐसी अभी तक आई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि समय नहीं है, मैं कई को कहता हूँ यार संगठन ज्वाइन करो, करना है काम, तो वो कहते हैं समय नहीं है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समय वही निकाल सकता है जो बिजी है। तो मेरा तो यही कंसेप्ट रहा है कि मैं युवा मंच में जब भी हूँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जब काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा प्रोफेशन भी चल रहा है, तो कई बार हो सकता है कि सेम डेट में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम लोग शेड्यूल थोड़ा सा 19-20 हम लोग करने से हो जाता है। ऐसी कठिनाइयां आती नहीं है। ये क्या है, ये असल में एक बहाना है लोगों का। मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे कि कोई सोशल फंक्शन अटेंड कर रहा है तो वो मुकेश अंबानी है, वेरएस उसको सबसे बिजी रहना जी। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और खासकर हम लोग जिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इतना भी हमें समय नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर अपने प्रोफेशन को नुकसान पहुंचाए, अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, नहीं चाहिए। अपना स्पेयर समय भी देंगे तो बहुत है। मैं कहता हूँ लोग ये अनर्गल और अनर्थक बातें करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। समय सबके पास है, लेकिन यही बात था, आप अपने समय को कहाँ देना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप अगर अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें तो ना आपका प्रोफेशन हैम्पर होगा, ना आपका सोशल वर्क हैम्पर होगा। इस जगह पर मुझे एक राइटर की एक लाइन याद आ रही है कि मैंने पढ़ा था कि अगर कुछ करना है तो उसका एक रीजन काफी है और अगर कुछ नहीं करना है तो उसके 100 रीजन हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन ने बहुत लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। इट हैज चेंज्ड द वे टू लिव द लाइफ। एंड एज पर योर एस्पेक्ट, क्या ये चेंजेस सही है या गलत है? देखिए, एक बहुत अच्छी चीज कोविड-19 ने हमें सिखाई है कि जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा कुछ साधन और संसाधन की दरकार नहीं है।
बहुत कम साधन और संसाधन में भी हम लोग जिंदगी जी लेते हैं। मुझे तो कितना बार लगता है कि खुश होने का जो प्रेशर है हम लोगों के ऊपर, उस कारण से हम दुखी हैं। आज मैं छोटी छोटी बात करता हूं, फेसबुक में अगर बर्थडे के दिन रात को 12:01 पर अगर पोस्ट नहीं आया मेरे बर्थडे का, तो मैं दुखी हूं। जी, ऐसा हो रखा है आजकल का सिस्टम ऐसा है। तो हम लोगों ने क्या अपनी प्रायोरिटीज इतनी बढ़ा ली है, अपने आप को इतना बाध्य कर लिया है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो खुश होने की जो दबाव है हम लोगों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमें दुखी कर रहे हैं। और कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है कि आपको बहुत साधन और संसाधनों की दरकार नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है, वो सिखाई है ना। आप पिक्चर हॉल जा रहे हैं, ना आप बाहर घूमने जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप लिमिटेड टाइम दुकान जा रहे हैं, आप अपने लिमिटेड टाइम प्रोफेशन को दे रहे हैं, फिर भी आप खुश हैं। तो बहुत अच्छी चीज कोविड-19 ने सिखाई है। और बाकी देखिए, जहां तक मुझे लगता है, ऐसी महामारी को अगर मैं पॉजिटिव कहूंगा तो ये तो सही नहीं होगी। काफी गरीबों की चिंता भी करनी पड़ेगी, डेली लेबर्स की चिंता करनी पड़ेगी, स्मॉल बिजनेसमैन की चिंता करनी पड़ेगी। अफेक्टेड तो बहुत ज्यादा है, और भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो महामारी है ये हमें छोड़ के जाए और हम भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में घुल के आए। एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज आप हमारी जो यूथ है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, कुछ सोसाइटी के बारे में भी सोचें। जरूर प्रायोरिटी इसको दें कि आप अपनी जिंदगी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे सक्सेस होंगे, उस पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन साथ में इस चीज पर भी ध्यान दीजिए कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप जन्म हुए हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे भी हल्का सा अगर ध्यान में रखें तो मेरे हिसाब से दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर वर्ल्ड। क्योंकि आज की एजुकेशन सिस्टम तो देखिए एक ही चीज सिखाती है, हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाती, हमें एक अच्छी मशीन बना रही है जी। तो ये अपने आप में हम लोगों को अब तय करना पड़ेगा कि हम अब अच्छे इंसान कैसे बने। तो सिर्फ अपनी सेल्फ सेंटर्ड होना सिखाती है कहीं ना कहीं आज की एजुकेशन, कि आप किसको पछाड़ कर आप आगे निकल सकें। तो वो लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, साथ में ये सोचिए कि आपके साथ जो बगल में जो खड़ा है, अगर वो उस इंसान को भी अगर हम थोड़ी सी मदद कर सके तो अच्छा होगा, भला होगा। और हो सके तो मारियम मंच जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उसको भी ज्वाइन कीजिए, फेलोशिप बढ़ाइए, लोगों के साथ रिलेशन बढ़ाइए। इतना ही है। बाकी तो यूथ आज का बहुत टैलेंटेड है, उसको कोई ज्ञान की दरकार नहीं है। आज आपसे बात करके मुकेश जी एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी कि अगर एम को अगर फिक्स कर लिया जाए तो दिशा अपने आप नजर आ जाती है। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही लाइव इंटरेक्शन सेशन के साथ फिर मिलेंगे अपने अगले चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आज आपने अपना बहुत बहुमूल्य टाइम अपने हमें दिया। धन्यवाद रोहन जी, आपके द्वारा मेरे विचार लोगों तक पहुंचेंगे। जानता हूं मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत। फिर मिलेंगे अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।